अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मरियम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर मरियम लेक्चर्स। जी, तो मैं हूँ आज से आपकी टीचर। आज से हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। जी, तो इस चैप्टर को समझने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को समझना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझना है, तभी जाके हम इस चैप्टर के बेसिक्स को समझ सकेंगे। सबसे पहले जो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन। जी, तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? आपने देखा होगा कि हमारे पास जो एक सिंपल रिएक्शन होता है उसमें हमारे पास 2, 3 या 4 रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट या 3 प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है? और अगर यही रिएक्शन में जो हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, आगे वही प्रोडक्ट हमारे पास सेम वही रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारे पास रिएक्शन रिवर्स हो सके, उसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल एरो से। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट और इजी और आपकी बुक में जो यूज़ हुई है वो है 2SO2 + O2 × 2SO3। जी, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलके हमें सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बना के देगा, और फिर यही सल्फ़र ट्राइऑक्साइड हमारे पास डिकम्पोज होके हमें ऑक्सीजन और सल्फ़र डाइऑक्साइड बना के देगा, ठीक है? फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है हमारे पास, जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है? और रिवर्स रिएक्शन क्या होता है हमारे पास, जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हैं। जी, तो आपको समझ आ गया होगा कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है और रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, ठीक है? अब अगर हम इसी एग्जांपल को लेके अपने साथ चलें, तो सबसे पहले इनिशियली अगर हम बात करें, इनिशियली आप देखेंगे कि हमारे पास जो ये रिएक्टेंट्स हैं ये सबसे ज़्यादा हाई अमाउंट में होते हैं, और रिएक्टेंट्स जब हाई अमाउंट में होते हैं, अभी जब प्रोडक्ट जस्ट बन रहा होता है, ठीक है? प्रोडक्ट ऑलमोस्ट इनिशियली नहीं होता, ठीक है? कोई प्रोडक्ट नहीं होता। जब प्रोडक्ट नहीं होता हमारे पास, तो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन भी ज़ीरो होता है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट आता जाता है। जैसे जैसे रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके हमारे पास प्रोडक्ट आते जाते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट इंक्रीज़ होते हैं, रिएक्टेंट्स डिक्रीज़ होने लग जाते हैं, जी, प्रोडक्ट इंक्रीज़ होते हैं, रिएक्टेंट्स कम होने लग जाते हैं, ठीक है? और जैसे जैसे हमारे पास प्रोडक्ट इंक्रीज़ होते हैं, हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, और हमारे पास दोबारा से वही रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर एक टाइम आता है कि हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन इक्वल हो जाता है फॉरवर्ड रिएक्शन के। और वो स्टेज जिसमें हमारे पास जी, तो वो स्टेज जिसमें हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाता है, उस स्टेज को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जी बिल्कुल, फॉरवर्ड हमारे पास इक्वल हो जाएगा रिवर्सिबल रिएक्शन के, उसको हमने केमिकल इक्विलिब्रियम कह दिया। वो स्टेट हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाती है। अब ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। अब इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं? आप तो कहेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ही है कांस्टेंट रहना, तो इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम क्यों कह रहे हैं? बेसिकली इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि
ये रिएक्शन हमारे पास स्टॉप नहीं होगा बट इक्वल रेट्स पे चल रहा होगा, मतलब कि जिस रेट पे फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उस ही रेट पे हमारे पास रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास रेट और फॉरवर्ड रिएक्शन की जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की जो रेट है वो बिल्कुल इक्वल होंगे, जिसकी वजह से वो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन वो इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा क्योंकि उसमें रिएक्शन स्टॉप नहीं कर रहा होगा, जस्ट कॉन्टीन्यूसली कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन में हमारे पास क्या होता है? लॉ ऑफ मास एक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मासेस के, और रेट एट विच इट प्रोसीड्स, जिस रेट पे वो रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट के। जी, तो अगर हम इस पूरे टॉपिक में या फिर इस पूरी डेफिनेशन में जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा डिफरेंट लग रही है, या जो चीज़ ऐसी बात जो मैंने अभी तक चैप्टर के स्टार्ट में नहीं बताई है, मैंने रेट बता दिया, मैंने रिएक्टेंट्स बता दिए, प्रोडक्ट्स बता दिए, इक्विलिब्रियम बता दिया, हर चीज़ बता दी, लेकिन इसमें इस वक्त जो सबसे डिफरेंट चीज़ आ रही है वो है एक्टिव मासेस। एक्टिव मासेस हमारे पास क्या है? एक्टिव मासेस है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, लेकिन स्पेसिफिकली हमने इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेनी है इन मोल पर DMQ। जब हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मोल पर DMQ में मिल रही होगी तब हम उसको कहेंगे एक्टिव मासेस। ठीक है, अब इस लॉ ऑफ मास एक्शन को समझने के लिए हम एक इक्वेशन बनाते हैं। एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन है। जी, तो ये इक्वेशन हमें क्या कह रही है? इस इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास A और B दो रिएक्टेंट्स हैं जो कि रिएक्ट करके हमारे पास C और D दो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसमें जो हमारे पास मोल A, B और C, D हैं ये इनके एक्टिव मासेस की कॉन्सेंट्रेशन बता रहे हैं। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिखें तो हमारे पास बनता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड B। ठीक है, और इसी को जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देंगे तो इसमें हमारे पास आ जाएगा KF, जो कि हमें रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी तरह हम जब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की बात करेंगे तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास ये रिएक्टेंट हो जाते हैं और ये प्रोडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, C एंड D, और जब भी हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ हमारे पास KR आ जाएगा, और KR किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब अगर हम देखें तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है? इक्विलिब्रियम में हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रिवर्स रिएक्शन के। ठीक है, और अगर हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है KF A B इज इक्वल टू KR C एंड D। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं कि हम C और D को इधर ही रहने देते हैं। यहाँ पर A और B KF के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। KR यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं। KF बाई KR इज इक्वल टू C D डिवाइडेड बाय A एंड
बी। और ये जो के एफ बाई के आर है ये इक्वल है के सी के, जो कि हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल पर डीएम क्यूब में। और आपने देखा होगा कि जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास न्यूमरेटर में आ रहे हैं और जो रिएक्टेंट्स हैं वो डिनोमिनेटर में आ रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक है, ये हमेशा केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास ऐसे ही इस्टेब्लिश होता है और ऐसे ही रिप्रेजेंट होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अब हमारे पास क्या होता है, हम इसको सिंपल डेफिनेशन में अगर बात करें, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर हम सिंपल डेफिनेशन में बात करें तो ये हमारे पास क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेशो हम लेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टू रिवर्स रिएक्शन, ठीक है, और ईच पावर रेस टू द कोफिशिएंट ऑफ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, इनके जो कोफिशिएंट होंगे वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कांस्टेंट रहेंगे और हमारे पास रेशो आएगा फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का, ठीक है। जी तो स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी आज के दोनों टॉपिक्स की, जिसमें हमारे पास हमने पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल रिएक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, फॉरवर्ड एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर आपको किसी भी तरह की कोई मुश्किल पेश आएगी तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।